नमस्कार, विमेन बियॉन्ड थॉट के इस स्पेशल एडिशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सिकन शेखर वाजपेयी और इस वक्त मेरे साथ डॉली गद्रे मैम है। मैम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी ऑन स्टेज। हालांकि जिस जगह पे इस वक्त हम लोग मौजूद हैं, इस जगह की खूबसूरती अपने आप में कई बातें कहती है मैम। और ये मौका इंटरनेशनल विमेंस डे को लेकर है। विमेन बियॉन्ड थॉट को लेकर जब मैं आया तो मेरे जहन में आपकी तस्वीर थी, और जब भी मैं कभी भी किसी से मिलता हूँ तो हर कोई पर्सनालिटी अलग है, लेकिन इन सारी पर्सनालिटी में आपसे मिलना, आपकी बातों को सुनना, समझना, मेरे व्यूअर्स भी इन बातों पे विशेष रूप से ध्यान देंगे। जो आपकी बेबाक शब्द हैं, बहुत कुछ अपने आप में कहती है। ऐसे में ये इंटरव्यू करना मेरे लिए भी बहुत स्पेशल है मैम। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच बिकॉज़ यू आर हैविंग दिस टाइम फॉर मी। और ये मौका क्यों आपको लगा कि इम्पॉर्टेंट है, इस सब्जेक्ट पे बात करने की ज़रूरत है? क्यों आपको लगा कि इस इनविटेशन को एक्सेप्ट करना इम्पॉर्टेंट है आपके लिए? मैं आपसे ये आज दूसरी बार मिल रही हूँ। हमने एक इवेंट में साथ में काम किया था, तो आपका नज़रिया हर एक बात को लेके इतना सीरियस और इतना क्लियर रहा है। एंड हमेशा जब भी हमारे रिहर्सल्स हुए हैं तब आपने सारे लेडीज़ का जो मीडिया कवरेज किया है वो इतना बेहतरीन किया है। किसी को भी पीछे नहीं छोड़ा या किसी को भी कम इम्पोर्टेंस या किसी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस ऐसा नहीं किया। तो मुझे सबसे ज़्यादा ये बात छुई कि आप अपने प्रोफेशन को लेके इतने पैशनेट हो और मैं अपने प्रोफेशन को लेके इतनी पैशनेट हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कनेक्शन उसी समय बन गया था। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जो आपने मुझे अपने शो पे बुलाया। एंड आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू यू एंड द व्यूअर्स to listen and take your time and listen to me about women beyond thought, because मुझे ऐसा लगता है हम एज women इतनी चीज़ें सोचते हैं और हम खुद उसको एक डब्बे में नहीं बांध सकते कि हमने क्या चीज़ें सोची है। तो इस इंटरव्यू के ज़रिए अगर वो थॉट्स को हम खोल सकें, उन women के तक पहुंचा सकें, तो आई थिंक ये इससे बड़ा प्लेटफॉर्म कोई और हो नहीं सकता। तो थैंक यू फॉर हैविंग मी। डॉली मैम, जैसा कि इंटरव्यू में सवाल जवाब होते हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि एक इंट्रोडक्शन एक अपने गेस्ट का अपने अंदाज में दिया जाए। लेकिन ये एक ऐसा शो होगा जहाँ पे गेस्ट खुद अपना इंट्रोडक्शन देंगे, और इंट्रोडक्शन का अंदाज अन्य परिचय से, अन्य इंट्रोडक्शन से अलग होगा, भिन्न होगा। जब डॉली मैम खुद की छवि को देखती हैं अपने जहन में, एक शख्सियत के तौर पे और एक सामान्य महिला के तौर पे, सवाल बहुत सिंपल नहीं है। मैं फिर से कहना चाहूँगा, अपने व्यूअर्स के लिए भी ये बात शेयर करना चाहूँगा। जब एक शख्सियत अपने तस्वीर को एक शख्सियत के रूप में देखते हैं तो क्या वो पर्सनालिटी अपने आप में बयां करती है? डॉली मैम खुद के बारे में जब कहती हैं कि कौन है डॉली, तो क्या आपकी अपनी छवि आपके जहन में बनती है मैम? मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अभी जैसे आई एम 40+ ऑफ एज, और हमारे सबके लाइफ में बहुत एक्सपीरियंसेस होते हैं। कईयों से हम सीखते हैं, कईयों से हम टूटते हैं, कईयों से हम उभर के निकलते हैं, कई हमें ख़त्म कर देते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जितने भी एक्सपीरियंसेस लाइफ में रहे हैं, उन्होंने मुझे कहीं ना कुछ सिखाया है। जो लोग आए हैं मेरी लाइफ में, तो आज इस उम्र पे या इस लाइफ के स्टेज पे मैं जो हूँ, वो सारे एक्सपीरियंसेस का मिश्रण हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है जो भी मैंने चीज़ें सीखी हैं, जो गलतियां मैंने की हैं, जिन गलतियों से मैंने सीखा है, जो लोग मेरी लाइफ में आए हैं, सही गलत बुरे जो भी हों, सब ने मुझे कुछ ना कुछ सिखाया है। तो अगर इस पूरे एक्सपीरियंस को लेकर मैं आज अपने पैरों पे खुद खड़े होने का सपना सोच रही हूँ, ये मेरी छवि है। और ये मुझे वो पूरी स्ट्रेंथ देती है कि भाई अगर आज मैं जो सपना लेके आगे बढ़ रही हूँ, वो सपना कोई भी लेके अपना आगे बढ़ सकता है। तो वो मेरी छवि मेरे बारे में जो है मेरे माइंड में आती है, या फिर मैं अगर शीशे में देखूं तो मुझे वो स्ट्रॉन्ग वुमन दिखाई देती है जो पिछली ज़िंदगी अपनी जगह और आज से शुरुआत करने में बिलीव करती है। तो वो मेरी छवि मेरे लिए है। डॉली मैम, हमारे व्यूअर्स के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा वो ये कि आखिर डॉली मैम को क्यों इन्वाइट किया गया इस शो में? तो चलिए कहानी की सफ़र शुरू करते हैं यहाँ पे। क्या वो कहानी थी जब आप एक ऑडिटोरियम में बैठी थी, एक डायरेक्टर के ज़रिए जस्ट एक वॉइस लेवल को चेक करने की नोटिस मिलती है आपको कि ज़रा एक स्क्रिप्ट को पढ़ दीजिए, और फिर वहाँ से आपकी जर्नी जो है एक थिएटर आर्टिस्ट के रूप में बदल जाती है? पूरी कहानी मैं चाहूँगा कि आज हमारे व्यूअर्स को बताई जाए। जी बिल्कुल, ये मेरी लाइफ का सबसे बेहतरीन और सबसे अनोखा एक्सपीरियंस रहा है
कि मैं एक रिहर्सल में गई थी, थिएटर की रिहर्सल में, और स्टेज में सबसे पीछे बैठी थी और मुझे डायरेक्टर साहब ने बोला कि एक स्क्रिप्ट पढ़िए, क्योंकि उस स्क्रिप्ट का एक्टर उस दिन नहीं आया था। एंड इससे पहले कि मैं उठ के वो स्क्रिप्ट पढ़ती, उन्होंने बस मुझे कहा कि आप इतना पीछे बैठी हैं, आप बस वो वहीं से पढ़ के देखिए, हम ये देखना चाहते हैं कि हमारी बोली हुई आवाज़ ऑडियंस तक पहुंचती है या नहीं। एंड जैसा कि नौटंकी तो मेरे खून में भरी हुई है, मैं बचपन से करती आई हूँ, पर ये एक मौका था कि मुझे मेरी आवाज़ सुनाने का, जो बहुत लोगों को नहीं अच्छी लगती क्योंकि मेरी आवाज़ बहुत लाउड है। पर उस दिन वो डायरेक्टर को आवाज़ इतनी भा गई, क्योंकि मेरी इतनी ऊंची आवाज़ एंड के सीट से स्टेज तक इतनी क्लैरिटी में आई कि उन्होंने मुझे सीधा वहाँ से उठा के स्टेज पे लाके खड़ा कर दिया और बोला कि आप आज से हमारे साथ हमारे ग्रुप में एक्टिंग करेंगी। तो ये मेरी शुरुआत हुई थी एज एन एक्टर। लेकिन जब थिएटर में एक्टिंग करने की बात होती है तो बहुत अलग सिनेरियो होता है, मतलब ऑन कैमरा एक्टिंग करने से भी डिफ़िकल्ट कह सकते हैं। कैसे इतनी बड़ी चैलेंज को आप एक्सेप्ट की और परफॉर्मेंस के लिए कूद पड़ी? मुझे ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में कभी भी कोई भी अपॉर्चुनिटी आई है, मैंने उस अपॉर्चुनिटी को कभी छोड़ा नहीं है। जैसे ही आया मैंने ग्रैब करा। मेहनत करने से मुझे डर नहीं लगता। मुझे ना कभी मैं रिज़ल्ट की सोचती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर है, मैं वो कर पाऊँगी, नहीं होगा तो देखी जाएगी, पर मुझे रोकने वाला कोई नहीं है। तो जब ये एक्टिंग का चैलेंज मेरे ऊपर आया तो मैंने कहा क्यों नहीं, ये चीज़ जो आज तक करी नहीं है, जो मैं सोचती थी कि शायद मैं कर सकती हूँ, तो उसको मैं स्टेज पे लेके आती हूँ। एंड श्योर इनफ मेरी टीम, मेरे डायरेक्टर्स ने मेरे ऊपर बहुत काम किया है। उन्होंने मुझे टेक्निक सिखाई कि कैमरा किस तरह से फेस करते हैं, कॉन्फिडेंस और मेरा उन्होंने बढ़ाया स्टेज पे शो करने का। तो सबकी मेहनत है और मेरी खुद की भी बहुत मेहनत है, लगन है, और अपने आप को प्रूव करने का जो जज्बा है वो हमेशा से रहा है। तो इसी तरीके से मेरा एक्टिंग टैलेंट जो है निकल के बाहर आया। एंड आई वॉज अ पार्ट ऑफ अ प्रोफेशनल थिएटर ग्रुप फॉर मैनी ईयर्स। डॉली मैम, ख़ास तौर पे जब इंटरनेशनल विमेंस डे को लेकर हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो ऐसे में आपकी जो शख्सियत है कई मायनों में अलग अलग दिखी है। अगर अभी की मैं रोल की बात करूँ तो आप फैशन डायरेक्टर के तौर पे भी अपनी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन मुंबई की धरती पे आप दे रहे हैं। इसके पहले देखें तो डांस कोरियोग्राफर में भी आपकी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रही है। एक महिला के लिए मतलब डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे काम करना कितना चैलेंजिंग होता है? ये सवाल मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक औरत जो है वो ना चाहते हुए भी इतने रोल्स प्ले करती है अपनी लाइफ में, एज अ डॉटर, एज अ वाइफ, एज अ मदर, हाउस वाइफ, अपने फैमिली को एंटरटेन करना, अपने बच्चों को एंटरटेन करना, हस्बैंड के फ्रेंड्स को, फैमिलीज़ को जो क्लोज़ हैं सबको एंटरटेन, वो एज इट इज़ अपनी लाइफ में बिना कुछ काम करे इतने सारे रोल प्ले कर रही है। तो अगर उसको मौका दिया जाए कि जिस चीज़ के बारे में वो पैशनेट है, अगर उसको वो करने का मौका जाए, तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि वो कितनी कामयाब हो पाएगी एक औरत, जो अगर उसको फ्रीडम मिले वो करने की जो वो चाहती है। तो इतने साल मैंने ये सब चीज़ें करी हैं। आज के तारीख में मैं वो चीज़ें कर रही हूँ जो कभी मेरे सपना था। तो मैं अपने आप को कभी किसी चीज़ के लिए रोकती नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है कि इस उम्र में आप बस अब आगे और नहीं बढ़ सकते। मुझे ऐसा लगता है एज इज़ जस्ट अ नंबर। आप जिस दिन डिसाइड आपने कर लिया, उस दिन आप वो सारी चीज़ें कर सकते हो जो कभी आपके सपने में थी। तो इसलिए मैं अपने आप को ना रोकते हुए, मेरे अंदर जो भी टैलेंट है मैं सिर्फ अपने तक नहीं रखती। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं वो लोगों तक पहुंचाती हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ आपके अंदर अच्छी है और वो बांटी जाए तो वो एक्चुअली उसका मुनाफा कहीं ज़्यादा होता है। तो चाहे वो डांस हो, चाहे वो फैशन कोरियोग्राफी हो, चाहे वो स्टेज प्रेजेंस हो, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, जो भी मुझे चीज़ें आती हैं वो मैं सब आजकल इम्प्लीमेंट करती हूँ और जहाँ तक हो सके लोगों को सिखाने की कोशिश करती हूँ। मेरा सवाल इस मायने में भी था मैम, काम करना तो एक अलग बात है, लेकिन काम में एक मुकाम मिलना भी एक अलग बात होती है। अभी मैंने देखा, मेरे ख्याल से आज की आप पोस्ट आपने पब्लिश की है कि लाइक क्वीन ऑफ मुंबई सीज़न 4 में भी आप ऑफिशियली ज्वाइन कर रही हैं। सो ये तमाम चीज़ें एक सक्सेसफुल फैशन कोरियोग्राफर कह ले या फिर डायरेक्टर के लिए कितना मायने रखता है, तब जब एक काम करना एक अलग एस्पेक्ट है और सक्सेस मिलना एक अलग एस्पेक्ट है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आप जो भी करो, अगर आप वो दिल से करो, पैशनेटली करो, तो वो आपको अपने काम के बारे में बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपका काम खुद बोलता है आपके बारे में। अब मेरी जिनसे भी एसोसिएशन रही है, मुझे कभी ये ज़रूरत नहीं पड़ी कि मैं किसी को बोलूं कि मेरा रेफरेंस दो। मैं अप्लाई करती हूँ, लोगों से बात करती हूँ, उनको मेरा काम दिखाती हूँ
उनको मेरा काम अच्छा लगता है, इसलिए वो मुझे दोबारा काम करने के लिए बुलाते हैं। तो व्हाट आई फील इज़ येस, किसी भी इंसान के लिए जो भी वो चीज़ करते हैं उसमें कामयाबी पाना बहुत ज़रूरी है। बट कामयाबी पाने अगर ना पाए इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप काम करना छोड़ दोगे। तो अगर आप में लगन है, अगर आप में टैलेंट है और अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है तो कामयाबी को आप तक पहुंचने के लिए कोई नहीं रोक सकता। येस, टाइम लगेगा बट सूनर और लेटर यू विल गेट व्हाट यू वांट। और डॉली मैम, ये तो हालांकि करियर रिलेटेड बातचीत थी, अब हमारे व्यूवर्स के जहन में भी ये चीज़ें चल रही होगी, डॉली मैम के जीवन में और क्या ऐसे आयाम आए जिन आयामों ने रोका, डॉली मैम को रोका ख़ास तौर पे आगे बढ़ने से, और फिर इन चुनौतियों को डॉली मैम क्रॉस की और आज एक सक्सेसफुल फैशन डायरेक्टर के तौर पे अपनी इमेज बिल्डअप कर रखी है। मैं जानना चाहूँगा, जब आपकी शुरुआती टाइम शादी के पहले की अगर मोमेंट ले ले या फिर शादी के बाद जो 17 साल का सफ़र, जब अभी आप खुद कह रही थी कि लगभग 17 साल का एक ब्रेक आपके लाइफ में आया, तो इतना सब कुछ पैशन होने के बाद, इतनी टैलेंट होने के बाद खुद को रोकना कितनी बड़ी चैलेंज लगी एक महिला के तौर पे? मुझे लगता है चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, अगर किसी को भी उनके पसंद का काम करने को ना मिले तो एक मन में हलचल होती है, एक फ्रस्ट्रेशन आता है। बट उस टाइम में मैंने इतने रोल प्ले किए हैं, जैसे एज अ वाइफ हो गया, एज अ मदर हो गया, आई हैव 2 चिल्ड्रन, उनका ग्रोइंग डेज़, उनके स्कूल्स, उनके स्टडीज़, बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो हैं जिन्होंने मुझे उस समय शुरुआती दिनों में काफ़ी बिज़ी रखा। फिर उसके बाद में मेरी शादी एक फ़ौजी से हुई है, तो फ़ौजी आप जानते हैं एक जगह पे टिकते नहीं हैं, दे आर ऑल ओवर द कंट्री, हमारी पोस्टिंग्स होती रहती हैं। तो किसी भी एक जगह पे रुक के कोई काम शुरुआत करना वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। और वो स्टेज ऐसी थी कि मैं खुद नहीं डिसाइड कर पा रही थी कि मुझे आगे करना क्या है लाइफ में। एजुकेशन या 9 to 5 जॉब मैं वैसे नहीं कर सकती थी क्योंकि मेरी फैमिली और मेरे बच्चों का मेरा टाइम चाहिए था। तो ऐसा क्या है मेरे अंदर जिसको मैं पूरी लाइफ लॉन्ग करना चाहूँ, जिसके बारे में मैं पैशनेट हूँ और जिससे मैं मनी भी अर्न कर सकती हूँ। तो वो एक जिसको हम नीश कहते हैं, जिसमें आप बहुत बेस्ट हो, वो ढूंढने में मुझे इतना टाइम लग गया। और यस, 17 साल मैंने दिए हैं, मैंने कुछ काम नहीं किया है। नॉट टू से कि मैं बिल्कुल प्रोडक्टिव नहीं थी, मैं डांसेस करती थी, मैं परफॉर्मेंसेस करती थी, मैं फिर भी फैशन शोज़ करती थी, बट दे वर ऑल कम्युनिटी सर्विस के लिए, वो कभी मैं चार्जेबल नहीं था। बट यस, फिर एक मौका आया जब मैंने खुद पैजेंट में पार्टिसिपेट किया और मुझे लगा कि यस, अब शायद मेरी लाइफ बदल सकती है, अब मैं अपने लिए कुछ करना चाहती हूँ। तो दैट इज़ व्हेन माय जर्नी अपने आप जीने के लिए, मतलब कहते हैं ना, जा सिमरन जा अपनी ज़िंदगी जी ले, तो वहाँ से इस सिमरन की ज़िंदगी शुरू हुई थी। लेकिन अगर पिछले 2-2.5 साल की सफ़र की अगर बात करूँ, एक बहुत बड़ी चैलेंज होती है मैम। एक इवेंट्स में हर किसी की निगाहें, अगर फैशन शो की जिक्र करूँ तो उन मॉडल पर होती है और उसे आप अपना टचअप देती हैं। 2 साल 2.5 साल की सफ़र को अभी इस वक्त एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे तमाम जो लोग आपके व्यूवर हैं वो सिर्फ इस बात को लेकर है कि जो यहाँ पे बैठी है वो एक ऐसी महिला है जो एक महिला सशक्तिकरण की एक उदाहरण है। क्या कहना चाहेंगी वो स्टोरी जो 2.5 साल ने आपको एक आपकी छवि दी है? मुझे ऐसा लगता है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने इस जर्नी में पाई है इज़ जब मेरे मॉडल्स मुझे मैसेज करते हैं, जब वो मुझे बोलते हैं मैम आपकी वजह से आज हम यहाँ हैं, आज हम ये कर रहे हैं, थैंक यू मैम, आपने हमारी ज़िंदगी बदल दी, या फिर मैम आपको हम मिस करते हैं, या मैम आपसे बढ़िया टीचर कोई है नहीं। ये चीज़ें जब मैं सुनती हूँ, चाहे वो मैसेजेस के दौरान हो या फिर मैं जब उनके शोज़, उनकी सोशल मीडिया प्रेजेंस जब देखती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। अगर मैं अपनी सीखी हुई चीज़, क्योंकि मैंने भी अपने मेंटोर से सीखा है, उन्हीं की वजह से आज मैं यहाँ हूँ, तो अगर उन्होंने मुझे बिना सोचे समझे इतना नॉलेज दिया है तो वही मैं आगे देने की कोशिश कर रही हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ये जो 2-2.5 साल जो मैंने फ़ैशन इंडस्ट्री को दिए हैं, जो जहाँ से मैंने अपना करियर पिकअप किया है, मुझे ऐसा लगता है कि जो मॉडल्स खुश हैं मेरे काम से, जो ग्रो कर रहे हैं, आई थिंक मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट वही है। अगर मैं फ़ैशन शो की बात करूं मैम, क्या कुछ लग रहा है कि इस वक्त इंडस्ट्री को करवटें लेने की ज़रूरत है? कई लोग हैं जो इसे क्रिटिसाइज़ भी अपने अपने अंदाज से करते हैं,
नो डाउट कि हर चीज़ सही है, कुछ चीज़ें होंगी जिस पे क्वेश्चन उठाए जा सकते हैं, लेकिन एक फ़ैशन डायरेक्टर के तौर पे आपको क्या लगता है, जिस देश में हम रहते हैं वो देश स्पेशली अगर देखें तो किसानों के लिए जाना जाता है, यहाँ की प्रायोरिटी जो है, जहाँ पे महिलाओं के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्राइम केसेस की संख्या लगातार बढ़ रही है, इन तमाम स्थिति में एक फ़ैशन शो का ऑर्गेनाइज होना और फिर उस फैशन शो पे क्रिटिसाइज़ होना, इन तमाम परिस्थिति के बीच क्या कुछ बदलाव लाने की ज़रूरत को आप देख रही हैं? देखिए, हम कभी भी कोई भी नई चीज़ अगर हम करते हैं तो उसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों होते हैं। मतलब कोई लोग उसकी बहुत वाहवाही करते हैं, कई लोगों को वो नहीं पसंद आता है। तो ये तो हमेशा ही डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो हर चीज़ में हमेशा रहेगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से हमारी फ़ैशन इंडस्ट्री ने प्रगति की है, जिस तरह से ये हर जगह छोटे छोटे फ़ैशन शोज़ या पैजेंट्स ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, इससे बहुत सारी महिलाओं को मौका मिल रहा है परफॉर्म करने का या फिर अपने आप को एक्सेप्ट करने का। जैसे कई ऐसे पेजेंट्स हैं जो प्लस साइज़ होते हैं। अब प्लस साइज़ की जो लेडीज़ हैं, गर्ल्स हैं, उनको कभी भी इस तरह का मौका मिलना ही नहीं था, बट आज क्योंकि लोग ये कर रहे हैं, उनको ये मौका मिल रहा है। ट्रांसजेंडर्स के भी फ़ैशन शोज़ हो रहे हैं, यंग टीन्स के भी फ़ैशन शोज़ हो रहे हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल रही है और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बदलाव है, जो मुझे ऐसा लगता है जो बहुत ही बढ़िया चेंज है। एंड ये आई थिंक लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए, बिकॉज जब सब चीज़ें ग्रो हो रही हैं तो ये क्यों ना ग्रो हो, मुझे ऐसा लगता है। ऑल राइट, जैसा कि मैम आप कह रही है, सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज जो आपकी बातों से आई वो ये कि जिस तरीके से कई लोग जो हैं फ़ैशन इंडस्ट्री में ख़ास तौर पे फ़ैशन शो का ऑर्गेनाइज़ कर रही है, अपने आप में एक बड़ी बात है। लेकिन अगर मैं ज़िक्र करूँ जो लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, मैं ख़ास तौर पे मॉडल्स के लिए सवाल लेना चाहूँगा, कितनी बुलंद इरादों के साथ उन्हें आने की ज़रूरत है? क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब बड़े मंच पे आप परफॉर्म कर रहे होते हैं तो वहाँ पे आपको जो रिज़ल्ट होता है वहाँ का, वो एक बड़ी चोट देती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनको निराश होना भी एक स्वाभाविक बात है। मैं आपसे यहाँ जानना चाहूँगा, क्या कुछ मैसेज होगा उनके लिए जो ख़ास तौर पे फ़ैशन शो के ज़रिए एक लंबी चौड़ी एक दूरी देखते हैं, एक विज़न देखते हैं, जहाँ से उनको कह सकते हैं कि उनकी सफलता की एक शुरुआत है? देखिए, पैजेंट डेफिनेटली एक ऐसा स्टेज है जहाँ पे अगर आप स्टेज पे आओ और आप कुछ जीतो तो आप बहुत सारे लोग आपकी बात सुनते हैं। क्यों? क्योंकि आपको एक टाइटल मिला है। पर टाइटल सबको तो नहीं मिल सकता। अभी जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं 50, 60, 70, सारे तो विनर्स नहीं हो सकते। तो मेरा मैसेज सारे मॉडल्स को यही होगा पार्टिसिपेट करने से पहले कि आप जब भी पार्टिसिपेट करो, मेहनत ज़रूर करो जीतने की, पर इसका मतलब ये नहीं कि ना जीते तो आप निराश हो जाओ। मुझे ऐसा लगता है जीतने से ज़्यादा वो जो पूरी जर्नी आप लेते हो उस पर्टिकुलर इवेंट में, जो चीज़ें आप सीखते हो, जो आप अपने को कंटेस्टेंट्स के साथ में आपका जो इक्वेशन बनता है, जितने भी हमारे ग्रूमर्स आते हैं, जितने भी हमको सिखाने के लिए इंस्ट्रक्टर्स आते हैं, इनमें से आप जितना ले सको, एब्जॉर्ब कर सको और उसको अपनी लाइफ में आगे यूज़ कर सको, वो आपकी सबसे बड़ी जीत है। अभी क्राउन लेके भी लोगों के क्राउन कबर्ड में पड़े रहते हैं, पर वो कुछ नहीं कर पाते। और पैजेंट में पार्टिसिपेट करने के बाद एज अ कंटेस्टेंट ही लोग इतनी सारी इन्फॉर्मेशन लेके आगे बढ़ जाते हैं। तो आप पे डिपेंड करता है आपको ये लर्निंग कहाँ तक लेके जानी है। क्या आपको ये लर्निंग सिर्फ क्राउन तक सीमित रखनी है, या आपको ज़िंदगी में आगे इसको लेके जाना है और एक आगे अच्छा इंसान बनना है, ताकि आप जो चीज़ें सीख रहे हो वो आप लोगों तक पहुँचा सको। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है। मैम, जैसा कि मैंने अभी कहा कि ये जो मौका है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर विशेष रूप से है, तो ऐसे में आपका सेलिब्रेशन कैसा रहा 8 मार्च का? मेरा सेलिब्रेशन बहुत सिंपल रहा। मेरे बच्चे बड़े हैं एंड हस्बैंड फ़ौजी हैं, तो मैंने कहा कि हर बार वो मुझे बहुत स्पेशल फील कराते हैं ऑन अ वुमेंस डे। तो मैंने कहा मेरे लिए कोई एक सेपरेट दिन नहीं है वुमेंस डे का, मेरे लिए मैं जब चाहूँ वुमेंस डे सेलिब्रेट कर सकती हूँ। तो पर उस दिन मैंने बहुत बढ़िया खाना बनाया अपनी फैमिली के लिए एंड उनके साथ टाइम स्पेंड किया, जो कि पिछले कई सालों से नहीं हो पा रहा है। बट वो दिन मैंने प्योरली अपनी फैमिली को डेडिकेट किया और वो मेरा वुमेंस डे था मेरे लिए सेलिब्रेशन। डॉली मैम, अभी मैं जितने भी सवाल आपसे ले रहा हूँ, ये तमाम सवाल एक पर्सपेक्टिव के लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन मैं जानना चाहूँगा डॉली मैम जब अपनी पर्सनालिटी में जब कुछ प्रिंसिपल का जिक्र करती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी है जो नहीं, ये थॉट है, मीन्स है, यही करना है, यही हमें सक्सेस के मूल मंत्र जिसको हम कहें वो है, क्या कुछ प्रिंसिपल हैं आपके लाइफ के जो आपकी पर्सनालिटी को शाइन करती है?
मेरा सबसे पहला प्रिंसिपल लाइफ में ये है कि जो भी करो दिल से करो और सच्चाई से करो। मैं लोगों को धोखा देने में बिलीव नहीं करती, मैं झूठ बोलने में बिलीव नहीं करती, और मैं जो भी करती हूँ मैं उसमें 100% इन्वॉल्व होती हूँ। और अगर मैं किसी वजह से ना हो पाई तो मैं वो काम करती नहीं। तो सच्चाई, कॉन्फिडेंस एंड उस चीज़ के बारे में आपको पैशनेट होना पड़ेगा, तभी वो जाके आपका काम आपके बारे में बात करेगा। मेरी प्रिंसिपल यही है। और ख़ास तौर पे जो लोग ऐसे भी व्यूअर होंगे जो फैशन शो डायरेक्ट करना चाह रहे होंगे, उनके लिए क्या मैसेज होगा जब आप 2-3 शोज़ करती हैं और जब अगला शो होता है तो कितने वेरिएशन के तौर पे आप उस शो को देखती हैं, कितना वर्कआउट करती हैं और कितना डिफरेंट करने की कोशिश करती हैं? ये एक वजह है जो मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ नहीं जुड़ी हूँ। मैं फ्रीलांस करती हूँ। मुझे अलग अलग ऑर्गेनाइजर्स के साथ में काम करना अच्छा लगता है, क्योंकि ना चाहते हुए भी वो मेरे अंदर से अलग टाइप की क्रिएटिविटी निकालते हैं। बिकॉज सबकी सोच अलग होती है, सबके आइडियाज़ अलग होते हैं और सबको अपना इवेंट अलग करना है। तो वो मेरे लिए एक चैलेंज हो जाता है कि इनके लिए इनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं क्या अलग करूँ। तो मुझे अलग अलग लोगों से काम करना पड़ता है। येस, मैं अलग अलग टाइप की क्रिएटिविटी करती हूँ। किसी के ड्रेसेस अलग होते हैं, किसी का वॉक अलग होता है, किसी की कोरियोग्राफी अलग होती है। सबके अपने अपने कॉन्सेप्ट्स होते हैं और मुझे उन कॉन्सेप्ट्स को लेके अपने आप को चैलेंज करना बहुत अच्छा लगता है। और शायद यही वजह है कि मैं दोबारा उन ऑर्गेनाइजर्स के साथ में एसोसिएट होती हूँ, क्योंकि शायद उनको मेरा काम अच्छा लगा है, इसलिए वो मुझे दोबारा बुलाते हैं। और मेरे लिए सबसे बड़ी, कहते हैं ना, मेरा एसेट यही है, अगर मुझे कोई एक बार काम करके मेरे साथ दोबारा काम करना चाहे। डॉली मैम, एक सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल इस वक्त मेरे जहन में आ रहा है, वो ये कि जब आप अपना वर्कआउट कर लेती हैं, इवेंट के दिन भी कह सकते हैं कि 10% आपकी निगाहें होती है प्रिपरेशन पे, लेकिन कब लगता है कि आज मैं फेल्योर हो गई? जब शो हो रहा होता है क्या उस समय 1% भी ऐसा ख्याल आता है कि आज जो है कुछ कमी रह गई? किसी टाइम पहले ये था, कभी मैं सोचती थी कि शायद यहाँ पे ये रह गया। मैं इसको फेलियर नहीं कहूँगी, मैं इसको एक लर्निंग एक्सपीरियंस कहूँगी। हर एक इवेंट में कुछ ना कुछ मैं सीखती हूँ, जो अगले इवेंट में मैं ये सोचती हूँ कि अब मुझे इस इवेंट में क्या नहीं करना चाहिए या क्या नहीं होना चाहिए या क्या ठीक नहीं गया। तो rather than failure, आई थिंक वो मेरे लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस है। येस, हर इवेंट में कुछ कुछ नया मुझे सीखने को मिलता है, जो मैं अपनी बुक में लिखती हूँ। बाकायदा मेरी एक बुक है कि ये चीज़ें जो है इसको हमें अवॉइड करना चाहिए, या इन चीज़ों से ये प्रॉब्लम हो सकती है, या इन चीज़ों से ये इश्यूज़ हो सकते हैं। तो येस, ये मेरे लर्निंग एक्सपीरियंसेस हर इवेंट में होते हैं। और ख़ासकर मैं उन यंग विमेन के लिए मैं बात करना चाहूँगा जो स्पेशली पेजेंट्स के ज़रिए कह लिया, फिर फैशन शो के ज़रिए अपनी ड्रीम को बहुत आगे ले जाना चाहती है। उनके लिए क्या मैसेज होगा शॉर्ट में, सो दैट कि उनको यहाँ से एक लर्निंग लेसन मिले? एज मॉडल्स, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, क्योंकि आपका विश्वास आप अपने ऊपर आपको बहुत आगे ले जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि लोग आपसे कन्विंस हो, लोग आप पे विश्वास करें। अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि आप कर सकते हो, येस, कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत ही एक पतली लाइन है। तो वो कॉन्फिडेंस को ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं पहुंचाना चाहिए। अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रहो और मेहनत करो और दिल से करो। कोई भी नहीं है जो आपको रोक पाएगा। येस, आपको थोड़ा टाइम लगेगा दिखने में, पर आप ज़रूर शाइन करोगे। डॉली मैम, 2-3 क्वेश्चन और मैं लेना चाहूँगा, जो बिल्कुल आखिरी सेगमेंट का एक क्वेश्चन होगा। इसके बाद मेरे को लगता है कुछ जया जी भी क्वेश्चन यहाँ पे लेना चाहेंगी। और क्वेश्चन ये है कि जिस तरीके से इस वक्त देश की स्थिति बन रही है, जब आप मुंबई में होती है, कभी कभी आपको शायद अगर गांव जाने का मौका मिलता हो, तो गांव की जो छवि है महिलाओं के संदर्भ में, क्या लग रहा है बदल रहा है, बदलने की ज़रूरत है, या फिर हमें कोशिश करनी चाहिए? डेफिनेटली आई वुड से पहले से अभी में बहुत सारा बदलाव आया है। एंड काफ़ी सारी लेडीज़ जो हैं वो जागरूक हो चुकी हैं, उनको चीज़ें पता है। जैसे गांव वगैरह में, रिमोट एरियाज़ में भी चीज़ें पता हैं लोगों को। बट नॉट टू से कि वो फाइनल है। हमें सबको जो है मेहनत करनी है, लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है, लोगों को जागरूक करना है, वो ज़रूरी है। तो आई विल नॉट से कि पूरा 100% हो गया है, बट येस, काफ़ी हद तक जो है डेवलपमेंट आया है और लोगों को अवेयरनेस आई है। तो आई वुड से येस, वी शुड वर्क ऑन इट। और जब कभी भी आप टेलीविज़न चैनल पे अगर बैठती हैं मैम, तो कई बार जो है कई खबरें जो है हमें सन्न कर देती है।
डॉली मैम जब मुंबई से होती हैं, मुंबई से जब इन चीज़ों को ऑब्ज़र्व करती हैं, तो क्या कितना दिल को टच करता है और कैसे इस बड़ी चुनौती जो क्राइम केसेस बढ़ रही है महिलाओं के खिलाफ, चाहे हम वो घरेलू हिंसा का जिक्र करें या फिर जो कुछ भी केसेस हैं, आपके दिल में क्या वो चीज़ें हैं जो महिलाओं को बोल्ड इमेज देने के लिए इस वक्त चल रही है? सबसे बड़ा इशू हम महिलाओं में है कि हमें ना नहीं बोलना आता, क्योंकि हम लोगों को प्लीज़ करने की कोशिश करते हैं। हम बहुत सारा लोगों के बारे में सोचते हैं कि हमने ना बोल दिया तो वो क्या बोलेगा, वो क्या बोलेंगे या बच्चे क्या बोलेंगे। आई थिंक ना से सब क्लियर हो जाता है। एक बार आपने किसी चीज़ के लिए ना बोल दी, मतलब आप अपने आप को रिस्पेक्ट करते हो। अगर आपने किसी चीज़ के लिए ना नहीं बोला तो आप खुद भी अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं करते। तो मुझे ऐसा लगता है कि येस, क्राइम बहुत बढ़ गया है एंड लाइक यू सेड कि ये बहुत सुन कर देने वाली न्यूज़ है। मुझे भी बहुत ख़राब लगता है, मेरी भी बेटी है, मैं भी 10 बार सोचती हूँ और चीज़ें सब उसके लिए सेफ़ हो उस हिसाब से उसको घर से बाहर निकालती हूँ। येस, वो डर मेरे मन में भी है, बट आई फील औरतों को ना बोलने के लिए स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और अगर वो यहाँ तक भी पहुँच पाए तो भी आगे काफ़ी जो है इम्प्रूवमेंट आ सकती है। हम ना बोलने से कतराते हैं। आई थिंक दिस इज़ समथिंग विच इज़, नो इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड, और यही वर्ड वुमेन को स्ट्रॉन्ग करेगा अगर वो बोल पाएँ तो। डॉली मैम, इसके बाद आखिर क्वेश्चन मेरा ये होगा कि जिस तरीके से हमने सवाल जवाब किया, इसके बाद भी अगर कुछ ऐसे मन में बातें हों जो आप शेयर करना चाहते हो, जो ख़ास तौर पे महिलाओं के संदर्भ में हो, जो आज के पहले कभी आपने किसी से किया नहीं, ये मंच पे मैं चाहूँगा कि मेरे व्यूअर्स के लिए आप अपनी दिल की बातें रखें जो महिलाओं से संबंधित हैं। मैं बहुत बिलीव करती हूँ, क्योंकि मैंने भी काफ़ी टाइम, जैसे आपने देखा कि 17 साल में घर में बैठी थी, मैं जॉब नहीं कर रही थी, मैंने फैमिली को टाइम दिया। सब देने के बाद में मेरे अंदर भी वो एक फ्रस्ट्रेशन आ गया था कि मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मुझे कुछ करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि आज के तारीख में किसी को भी इतना टाइम नहीं वेट करना चाहिए कि वो फ्रस्ट्रेशन पहुँचे और तब आप एक रिवेंज में एज अ रेबल निकल के सब लोगों से लड़ाई झगड़ा करके फिर आप कुछ प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो। अगर आप पहले से ही क्लियर हो कि आपको ये चीज़ें करनी है, तो हर चीज़ का सल्यूशन है कि आप बात करके अपनी फैमिली से बात करो, मुझे ये चीज़ें करनी है। आप शुरुआती दिनों से ही अपनी चीज़ें मत रोकिए, करते रहिए। येस, थोड़ा बहुत ब्रेक ज़रूरी है, वो ज़रूर लीजिए, बट अपनी फीलिंग्स को आप जितना दबाओगे उतना ही आप अपने अंदर का गुस्सा बढ़ा रहे हो। तो मेरा महिलाओं से यही कहने का ये प्लेटफॉर्म मैं यूज़ करना चाहूँगी कि जिस चीज़ के बारे में भी आप पैशनेट हो, आप उसको ज़रूर करो, अपने आप को रोको मत, क्योंकि जितना आप अपने आप को रोकोगे उतना ही आपके लिए वही चीज़ दोबारा करना बहुत मुश्किल होगा। तो जैसे बाकी लोग आपकी फैमिली के नॉर्मल लाइफ जीते हैं, आप भी अपनी लाइफ नॉर्मल जीजिए और वो सब करिए जिस चीज़ का आपको शौक़ है। दैट इज़ माई एडवाइस। डॉली मैम, थैंक यू वेरी मच कि आप वीमेन बियॉन्ड थॉट के लिए आप अपना समय निकालिए और हमसे बातचीत की। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, इट्स माई प्लेजर।